हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस लेक्चर में हम एंड्रॉयड स्टूडियो के कुछ सब फोल्डर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे मोबाइल ऐप को बनाने के लिए हम एक सिंपल टेक्स्ट या इमेज से अपना ऐप पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। हमें अपने ऐप में कई सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे एक कस्टमाइज्ड फॉन्ट, एक कस्टमाइज्ड कलर स्कीम, इंटरनेट की परमिशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में भी आपको कभी कभी रिक्वायरमेंट हो सकती है, और कई सारे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का भी यूज़ करके हम अपने मोबाइल ऐप्स को बनाते हैं। तो इन सभी अलग अलग चीज़ों को एक अच्छे तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से वेल डिफाइंड सब फोल्डर्स में रखा जाता है और वहाँ से हम उसका यूज़ करते हैं। तो आज के हम इस ट्यूटोरियल में इसी के बारे में जानेंगे। टोटल 4 चीज़ें हैं जो आज हम बात करने वाले हैं, जिनके बारे में फर्स्ट बीइंग द मैनिफेस्ट फाइल, विल सी व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट मैनेजेस आवर ऐप. Second will be the Kotlin and the Java folder where the source code is provided. The third is the resources folder where we put in all the drawables, the app icons and other stuffs. And the last one is the Gradle, which is a very important folder जिसमें हम अपने ऐप में यूज़ किए जाने वाले डिपेंडेंसीज को लिस्ट करते हैं और अपने ऐप का कन्फिग्रेशन करते हैं, बोथ ग्लोबली एंड ऐप लेवल पे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर मैनिफेस्ट फाइल से। जो मैनिफेस्ट फाइल है वो हमारे ऐप के जो रूट डायरेक्टरी है, यानी कि ऐप डायरेक्टरी, उसके अंदर पाया जाता है। उसके अंदर मैनिफेस्ट नाम का एक फोल्डर होता है और उसके अंदर एक एंड्रॉयड manifest.xml एक फ़ाइल होती है। इसमें ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये XML फाइल होती है, तो आपको इसमें कुछ भी एडिट करने से पहले थोड़ा सा XML का नॉलेज होना चाहिए। इसमें बेसिकली हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं और हम अपने एंड्रॉयड के मैनिफेस्ट फाइल में उन सभी चीज़ों को लिस्ट डाउन करते हैं जो हमारे ऐप में यूज़ हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके मोबाइल ऐप में इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है तो आप पहले उससे यूज़र से एक परमिशन लें ताकि आप अपने ऐप में इंटरनेट का यूज़ कर सकें। उसी तरीके से वाईफाई का एक्सेस लेने के लिए या फिर यूज़र की गैलरी में जा कर के कुछ फ़ोटो सेलेक्ट करवाने के लिए, कुछ PDF फाइल्स सेलेक्ट कराने के लिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके ऐप में वॉइस कम्युनिकेशन इनेबल्ड हो, तो इन सारी चीज़ों का आपको पहले परमिशन लेना पड़ता है। गूगल हमें रिस्ट्रिक्ट करता है कि अगर हम अपने मोबाइल ऐप में बिना इन चीज़ों का परमिशन लिए अगर किसी फंक्शनैलिटी को यूज़ करना चाहते हैं तो वो हमारे ऐप को रिलीज़ ही नहीं होने देगा, पब्लिश ही नहीं होने देगा अपने स्टोर्स पे। तो हमें एक पॉपअप दिखाते हुए या फिर कुछ जनरल परमिशंस को ऐसे अपने मैनिफेस्ट में लिस्ट करते हुए पहले यूज़र से एक परमिशन ग्रांट करना होता है और तभी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम अपने ऐप्स में जितने भी एक्टिविटीज़ बना रहे हैं उन सभी को भी लिस्ट डाउन करते हैं। अगर कुछ गूगल से कोई API चाहिए या कोई भी मेटा डेटा है जो कि आपके ऐप को चाहिए होता है, तो वो सारा चीज़ आप यहाँ पे लिस्ट डाउन करते हैं। एक आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये आपके ऐप का एक इंडेक्स पेज है जिसमें हर चीज़ मेंशन किए हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंटेशन में देखते हैं कि फर्स्टली इट डिक्लेयर्स द ऐप कंपोनेंट्स like the activities, the service, broadcast, receivers, content providers, etc. Second being, it defines the permissions. जो भी परमिशन हमारे ऐप को चाहिए और जो ग्रांट किए गए हैं उसे ये अपने फाइल में मेंशन करके रखता है। थर्ड इज़ द ऐप का मेटा डेटा। तो ऐप मेटा डेटा में हमारे ऐप के आइकन्स हो गए, वर्जन्स हो गए, थीम हो गए और बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, लाइक हार्डवेयर एक्सेलरेटेड, सम बैकअप एक्सट्रैक्शन फाइल्स एटसेट्रा। तो इन सारे के बारे में हम पूरे डिटेल में तो इस प्लेलिस्ट में बात नहीं करेंगे, मगर एक एक करके इन चीज़ों का अपने जब प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे, तब आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हमने बात करा है Kotlin प्लस जावा फोल्डर का। जो Kotlin एंड जावा फोल्डर है ये भी आपके ऐप के ही रूट डायरेक्टरी में पाया जाता है। इसमें आप ये देखते हैं कि एक ही नाम से आपके 3 सब फोल्डर्स बने हुए हैं। पहला एक मेन फोल्डर जिसमें आप अपने ऐप से रिलेटेड जो भी सोर्स कोड है वो लिखेंगे। सेकंड, जिसमें आप टेस्ट केसेस लिखेंगे, यानी कि यूनिट केसेस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा एंड्रॉयड टेस्ट, जो कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्टिंग में यूज़ करने वाले हैं। इस प्लेलिस्ट के स्कोप में हम सिर्फ पहला जो फोल्डर है उसे डिस्कस करेंगे, यानी कि com.example.myapp। ये आपका मेन फोल्डर है, ये वाला। बाकी जो 2 फोल्डर्स हैं वो जब आप यूनिट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट टेस्टिंग कैसे होती हैं,
क्वालिटी एश्योरेंस किस तरीके से एक ऐप में ले करके फिर हम आगे पब्लिश करने की ओर बढ़ते हैं, तो उस समय हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। JUnit का इस्तेमाल करना, एस्प्रेसो का इस्तेमाल करना, उससे आप ये दोनों सब फोल्डर्स में कोड लिख पाएंगे और समझ पाएंगे वैलिडेशन के लिए। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ पहले वाले फोल्डर के बारे में देखने वाले हैं। सो इट कंटेन्स ऑल द सोर्स कोड एज आई सेड, फाइल्स फॉर द ऐप। सेकेंड, दैट इट डिफाइंस ऑल द बिजनेस लॉजिक ऑफ द ऐप। इट मीन्स कि आपके ऐप में जो भी फंक्शनैलिटी होने वाले हैं, आप किसी API को कॉल करने वाले हैं, किसी भी स्टोरेज को आप कॉल करने वाले हैं, रूम डेटाबेसेस का इस्तेमाल करने वाले हैं, फायरबेस इंटीग्रेट करने वाले हैं, या फिर आप कुछ भी कोड लिखने वाले हैं, आप गैलरी ओपन करना चाहते हैं, इंटरनेट से आपको एक वेब ब्राउज़र अपने ऐप में रखना चाहते हैं, जो भी चीज़ हो, आप अपने ऐप में जो भी चीज़ें सोच सकते हैं, उन सभी चीज़ों का जो लॉजिक होगा वो आपके इस Kotlin प्लस जावा फोल्डर के अंदर होगा। मेन फंक्शनैलिटी में एक और चीज़ आएगी, दैट इट ऑर्गेनाइजेज द कोड, इट सेपरेट्स द कंसर्न्स विद द पैकेजेस। अगर आपने एक ही काम के लिए अलग अलग फाइल्स बनाए हुए हैं, अलग अलग फीचर्स में, अलग अलग मॉड्यूल्स में, लेट्स से कि आपने एक स्क्रीन डिफाइन करी है, और ये जो स्क्रीन है ये आपने अपने होम स्क्रीन के लिए डिफाइन करी है। आगे हो सकता है कि आप अपने लॉगिन स्क्रीन के लिए भी एक UI डिज़ाइन करें, अपने यूज़र प्रोफाइल के लिए एक आप स्क्रीन डिफाइन करें। तो इन सारे स्क्रीन को आप एक ही सब फोल्डर में रखना चाहेंगे, तो इसके लिए आपको अपने ऐप को ऑर्गेनाइज करने काफ़ी नीड होती है। साथ में हो सकता है कि आप किसी डेटाबेस को कॉल करें, उसके लिए एक रिपोजिटरी नाम का हो सकता है आप एक फ़ोल्डर बनाएं। तो होम के लिए आपने लेट से एक होम रेपो बना लिया, लॉगिन के लिए लॉगिन रेपो बना लिया, प्रोफाइल के लिए एक प्रोफाइल रेपो बना लिया। तो अपने मॉड्यूल्स के हिसाब से आप एक ही चीज़ के रेपो का कोड ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस स्क्रीन के हिसाब से उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे। तो एक टाइप के एक कैटेगरी में आने वाले फाइल्स को आप एक कैटेगराइजेशन करते हुए एक सब फोल्डर्स में डिफाइन करते हैं, और वो सारे आर्किटेक्चर पैटर्न्स के बारे में आप इसमें डिफाइन करके रखते हैं, सो दैट इट कैन सेपरेट ऑल द कंसर्निंग पैकेजेस। तीसरा पॉइंट जो इसके 3 सब फोल्डर्स के बारे में, ये मैंने पहले ही बता रखा है। पहला मेन, जिसमें आप सारे सोर्स कोड लिखेंगे, दूसरा टेस्ट, जिसमें आप यूनिट टेस्ट केसेस लिखेंगे अपने फंक्शन को वैलिडेट करने के लिए, और तीसरा एंड्रॉयड टेस्ट, जिसमें आप इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्टिंग करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दीज टू। अब आते हैं हम तीसरे यानी कि रिसोर्सेज फोल्डर पे। रिसोर्सेज फोल्डर हमारे ऐप के रूट ऐप के फोल्डर में ही एक फोल्डर होता है, जिसे हम RES से जानते हैं। इसके अंदर बहुत सारे आप सब फोल्डर्स देखते हैं, जिनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट 4 हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। द फर्स्ट वन इज द ड्रॉयबल फोल्डर। ड्रॉयबल में आप ऐप से रिलेटेड जो भी आप आइकन्स यूज कर रहे होंगे अपने ऐप में, जो भी आप अपने PC से इमेजेस उठाकर यहाँ पे यूज करना चाहें वो रख रहे होंगे। थर्ड, अगर आप कुछ लेआउट्स बनाते हैं, उसे कस्टमाइज करना हो, कुछ ग्रेडियंट इफेक्ट देना हो, कुछ राउंडेड कॉर्नर्स देना हो, इन सारी चीज़ों को आप ड्रॉयबल्स में रखेंगे और इसका इस्तेमाल अपने UI के कोड में करेंगे। इसके अलावा अब आते हैं सेकंड सब फोल्डर के बारे में, फॉन्ट। सो लेट्स से कि आपने अपने ऐप में अलग अलग फॉन्ट इस्तेमाल कर रखा है, तो इसको यूज़ करने के लिए आपको अपने फॉन्ट फोल्डर के अंदर जितने भी गूगल फॉन्ट्स होंगे उसे डाउनलोड करके उसके एंटायर फैमिली को यहाँ पे पेस्ट करना होगा, और उसके बाद आपको जितने भी टाइप्स की नीड है आप उसे रखें, और बाकी को आप एक्सट्रैक्ट करके हटा भी सकते हैं। जैसे अगर आपने एक लेट से कोई एक रोबोटो फॉन्ट यूज़ किया है, तो उसका जो एक पैकेज होता है उसमें 15 या 20 अलग अलग स्टाइल के फॉन्ट होंगे, मगर हो सकता है कि आपको सभी का ज़रूरत ना हो, आपको सिर्फ एक मीडियम, लाइट और बोल्ड फॉन्ट स्टाइल का नीड पड़े अपने ऐप में। बाकी अगर इटैलिक्स हो, या फिर हो सकता है कि एक्स्ट्रा बोल्ड हो, सेमी बोल्ड हो, इन सारे फॉन्ट्स का हो सकता है आपको नीड ना पड़े, तो आप इन सभी को नहीं रखेंगे, एक्सट्रैक्ट करके बस उनका ही यूज़ करेंगे जो आपको अपने ऐप में इस्तेमाल करने का नीड हो, और आप उसे अपने फॉन्ट फोल्डर में डिफाइन कर लेंगे। ये फॉन्ट फोल्डर जो है वो आप अपने टाइपोग्राफी में पहले तो यूज़ करते हैं, और उसके बाद जब भी आप एक टेक्स्ट डिफाइन करते हैं तो उसके टेक्स्ट स्टाइल वाले एट्रीब्यूट के अंदर फॉन्ट साइज, फॉन्ट शेप के साथ साथ फॉन्ट फैमिली यूज़ करते हैं, तो ये वहाँ पर काम आने वाला है। नाउ लेट्स कम टू द वैल्यूज़ एंड द मैप फोल्डर ऑफ आवर रिसोर्सेज। तो वैल्यूज़ फोल्डर के अंदर हम स्ट्रिंग्स रखते हैं, डायमेंशंस रखते हैं, कलर्स डिफाइन करते हैं, और कुछ स्टाइलिंग ऐप के डिफाइन कर रहे हो। इट हेल्प्स अस टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन आवर ऐप। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमने अपने ऐप में
एक फॉन्ट यूज़ किया है जो आप अलग अलग जगह पर टाइटल्स में, डिस्क्रिप्शन में, सब टाइटल्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग आप उसका फॉन्ट साइज़ रखना चाहते हैं। तो अगर आप हर एक टेक्स्ट स्टाइल में जा करके उसे कस्टमाइज़ करेंगे और स्मॉल के लिए 12, मीडियम के लिए 14 और लार्ज के लिए 18 लिखेंगे तो वो कई बार आपको लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा कि आप अपने डायमेंशंस फोल्डर बनाकर उसमें आप इन तीनों को डिफाइन कर दें, ताकि आपका ऐप खुद से समझ जाए कि जहाँ पर भी उसे स्मॉल की नीड है वो 12 एसपी उठा लेगा, जहाँ भी मीडियम की नीड है वो 14 एसपी और लार्ज की अगर नीड है वो 18 एसपी लेट से उठा लेगा। इसके बाद अगर आपको चेंज करना होता है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप लार्ज में 18 एसपी की जगह 22 एसपी का इस्तेमाल करें, तो उसके लिए आपको सारे टेक्स्ट में जा करके चेंज करने की जगह आप बस एक जगह इसे चेंज करेंगे और वो आपके पूरे ऐप के सोर्स कोड में रिफ्लेक्ट हो जाए। इसके बाद यहाँ पे एक टर्म है लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब होता है अगर आपके ऐप में एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस यूज़ हैं, जैसे अगर आपने अपने ऐप में हिंदी, इंग्लिश और अलग एक फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ किया है या स्पेनिश लैंग्वेज का यूज़ किया है, तो आपको अलग अलग स्क्रीन्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्ट्रिंग रिसोर्सेज में जाकर एक दो अलग अलग फाइल रख सकते हैं, HI फॉर हिंदी, EN फॉर इंग्लिश, और इसके अंदर आप अपने टेक्स्ट के वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। तो जब भी आपका कंपोजेबल उस टेक्स्ट को रेंडर कर रहा होगा तो वो पहले ये चेक करेगा कि आपके ऐप में, आपके डिवाइस में कौन सा लोकलाइजेशन सेट है। हिंदी के लिए वो हिंदी वाले फाइल को कंसिडर करेगा वहाँ से वैल्यू लेने के लिए, और इंग्लिश के लिए वो इंग्लिश वाले फाइल से उसके वैल्यूज़ ले लेगा। नाउ कमिंग टू द मिपमैप फोल्डर। ये जो मिपमैप फोल्डर है उसमें हम अपने ऐप के आइकन्स को रखते हैं, उसके लॉन्चर आइकन्स को रखते हैं, जो कि आपके डिवाइस के होम स्क्रीन पे, नोटिफिकेशन में, सेटिंग्स में और कई अलग अलग जगह पे यूज़ हो रहा होगा। तो उन सभी जगहों पर ऐप के आइकन को यूज़ करने के लिए हमें अपने सोर्स कोड में उसे डिफाइन करना होता है। तो वो ये मिपमैप वाले फोल्डर के अंदर हम उसे रखकर इस्तेमाल करते हैं। नाउ कमिंग टू द ग्रिडल। ग्रिडल क्या होता है कि हमारे ऐप में जो भी डिपेंडेंसीज यूज़ होंगी, जो भी कन्फिग्रेशन यूज़ होगा, उससे रिलेटेड हमारे कुछ फाइल्स बना कर रखता है। कुछ लोकली स्टोर करते हैं और कुछ हम ग्लोबली यानी कि गिटहब या फिर अलग वर्जन कंट्रोल वाले सॉफ्टवेयर्स में अपलोड कर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे सिर्फ ग्रेडल के जो दो मेन जो फाइल्स हैं उसके बारे में। पहला है हमारा build.gradle प्रोजेक्ट लेवल पे और दूसरा है हमारा build.gradle ऐप लेवल पे। जो प्रोजेक्ट लेवल का build.gradle होता है ये आपके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस को डिफाइन करता है, रिपोजिटरीज और क्लास पाथ्स को डिफाइन करता है। इसमें जितने भी सेटिंग्स होते हैं सारे मॉड्यूल्स के लिए उस प्रोजेक्ट में वो डिफाइन किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं ऐप लेवल build.gradle पे। ये आपके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए नहीं बल्कि सिर्फ ऐप स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें आप मिनिमम SDK वर्जन, टारगेट SDK वर्जन, वर्जन कोड, डिपेंडेंसीज ब्लॉक, कॉटलिन के कौन से वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में आप लिस्ट डाउन करते हैं इस फाइल में। तो ये आपके ऐप लेवल स्पेसिफिक कोड और प्रोजेक्ट लेवल कोड में ये डिफरेंस होता है कि जो प्रोजेक्ट लेवल build.gradle है वो पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ होता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और जो ऐप लेवल है वो सिर्फ स्पेसिफिक ऐप स्पेसिफिक डिपेंडेंसीज, प्लगइन्स एंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आज के इस वीडियो में हमने रिसोर्सेज के बारे में, मैनिफेस्ट के बारे में, कॉटलिन फोल्डर के बारे में और ग्रेडल के बारे में जाना। इसका यूज़ करते हुए हम आने वाले लेक्चर्स में ऐप क्रिएट करेंगे और इसका यूज़ करते हुए अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में देखेंगे कि किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं अपने ऐप में कंपोजेबल्स को डिफाइन करने के लिए, अपने ऐप के पूरे फ्लो में उसे चलाने के लिए। सो दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।